हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक हो। ठीक है ना, और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही है। ठीक, तो देखिए हम पढ़ रहे थे क्वथनांक में उन्नयन, किसके, विलन के क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है ना, हमारे सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं कि क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। ठीक है ना, मूलल उन्नयन क्वथनांक क्या होता है। ठीक है ना, ठीक, ये सारे के सारे टर्म हमने पढ़ लिए थे पिछले लेक्चर में। ठीक, आज हम पढ़ेंगे कि विलयन के क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है ना, में उपस्थित एक घटक कण या विलेय पदार्थ के अणुभार का निर्धारण। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी टॉपिक के बेसिस पर सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, पेपर में, जो कि 1 या 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो क्या यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कि विलयन के क्वथनांक में उन्नयन में उपस्थित एक घटक कण या विलेय पदार्थ के अणुभार का निर्धारण कीजिए, या डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है ना, कि डिटर्मिनेशन हम कैसे करते हैं किसी भी मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का। ठीक है ना, कह रहा है यहाँ पे यदि विलेय पदार्थ के W1 ग्राम विलायक के W2 ग्राम में घुले हों तब विलयन की मोललता m हो। ठीक है ना, कह रहा है यदि हमारा W1 ग्राम विलायक में W2 ग्राम में मतलब घुला हो, तब उस विलयन की यदि मोललता m हो, तब उसके लिए हम कैसे डिफाइन करेंगे कि m बराबर क्या होगा, विलय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ठीक है ना, ये क्या है, मोललता के लिए फॉर्मूला है किसके, विलयन की। ठीक है ना, जो विलयन बनेगा इसका विलय का विलायक के साथ में, उसकी मोललता को हम m के द्वारा ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है ना, जहाँ पे विलय की मोलों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, W1 क्या है यहाँ पे, विलय का द्रव्यमान, m क्या है उसका अणुभार, किसका, विलय पदार्थ का। ठीक है ना, ऐसे सेम यहाँ पे क्या है, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, ये रहा हमारे पास में, और W2 क्या है उसका, जो हम इसमें से मात्रा लेंगे। ठीक है ना, कितनी मात्रा ली जा रही है। ठीक, W क्या है इसका द्रव्यमान। ठीक है ना, या हम बोल सकते हैं अणुभार, जितना ही ब्लैक में से लिया जा रहा है इसमें। ठीक, चलिए फिर कह रहा है यहाँ पे m बराबर क्या हो जाएगा, W1 की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी, W2 के। ठीक है ना, m1 की किसके साथ हो जाएगी, सॉरी यहाँ W1 की 1000 के साथ में, और M1 की W2 के साथ में। इसको जैसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए ये इक्वेशन यहाँ प्राप्त हो जाती है, m इक्वल टू 1000 डॉट W1 डिवाइडेड बाय M1 डॉट W2। ठीक है ना, ये इक्वेशन हमारे लास्ट में प्राप्त होती है, किसको हमने इक्वेशन हम बोल दिया। ठीक है ना, अब देखिए ये क्या है, मोललता। इससे पहले जो हमने पढ़ा था कि जो द्रव होता है या विलयन होता है, विलयन के क्वथनांक पे जो उन्नयन होता है डेल्टा टीबी, ठीक है ना, वो किसके समानुपाती होता है, मोललता m के समानुपाती होता है। ठीक है ना, तो मोललता m क्या है, डेल्टा टीबी जो है वो किसके समानुपाती है, मोललता m के। इस समानुपाती को जब हटाते थे तो हमारे पास क्या आ जाता था, डेल्टा टीबी इजकल टू के बी डॉट एम, जहाँ पे हम के बी को क्या बोल देते थे, मोलल उन्नयन स्थिरांक या मोलल उन्नयन समानुपाती स्थिरांक। ठीक है ना, इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं सवाल के अंतर्गत, जो हमारे लिए क्वेश्चन आते हैं उसके लिए। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए ये मान वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो हमने पहले पढ़ा था, डेल्टा टी बी इजकल टू के बी डॉट एम। ठीक है ना, ये है कि जो क्वथनांक में उन्नयन होगा विलयन के, ठीक है ना, वो मोलल उन्नयन स्थिरांक और मोललता के संबंध के बीच में इस प्रकार से कुछ अपना संबंध दिखाता है। ठीक है ना, जहाँ पर मोललता m बराबर किसकी होगी, कि क्वथनांक में उन्नयन और मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है, इनका अनुपात क्या होगा, मोललता m के समानुपाती हो, मतलब बराबर हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस m और इस m की हम तुलना करेंगे तो ये वाली वैल्यू इसके बराबर में आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे जैसे हमने इस m की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट करी, तो यहाँ से सीधे हमारे पास में ये वैल्यू प्राप्त हो जा रही है, डेल्टा टी बी अपॉन के बी, डेल्टा टी बी अपॉन के बी, ये वैल्यू सीधे डायरेक्ट यहाँ पे, और बराबर में हमारा m1 के जो m है इसके बराबर में क्या चला था, ये। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू सारी की सारी हमारी यहाँ आ जा रही है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आप कि हमारे लिए क्या वैल्यू प्राप्त होती है, डेल्टा टी बी अपॉन के बी बराबर 1000 डॉट W1, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है, M1 डॉट W2। ठीक है, तो हमें क्या डिफाइन करना है, मॉलिकुलर मास, मतलब अणुभार किसका, विलय पदार्थ का। अब देखिए मैंने बताया था कि हमारे लिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, कि मोलों की संख्या, किसके, विलय के मोलों की संख्या मैंने कैसे बताई थी आपके लिए, कि विलय का द्रव्यमान बट्टा उसका अणुभार, किसका, विलय पदार्थ का, मतलब क्या हुआ, M1 क्या अणुभार है। ठीक है ना, अणुभार है किसका, विलय पदार्थ का। ठीक है ना, तो हमें M1 को डिफाइन करना है कि M1 है क्या। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ से जैसे ही M1 को निकालेंगे वन साइड करेंगे, ठीक है ना, M1 को हम यहाँ लेके जाएंगे, नीचे साइड में हर में है, ये ऊपर जाएगा तो अंश के साथ में मल्टीप्लाई होगी इसकी डेल्टा टी बी के साथ में। ठीक है, अब डेल्टा टी बी यहाँ चला जाएगा इसके पास में, ठीक है ना, और ये के बी है, ये इसके पास चला जाएगा। ठीक, तो कैसे होगा, M1 यहाँ गया, डेल्टा टी बी W2 के साथ में आ गया, डेल्टा टी बी W2 के साथ में आ गया।
ठीक है ना। यहाँ से M1 यहाँ चला गया तो ये आ गया। अब KB किसके साथ में जाएगा, 1000 के साथ में, तो 1000 यहाँ पे, और KB यहाँ से चला गया तो यहाँ पे आ गया 1000 के साथ में डॉट W1। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो हमें प्राप्त हो रही है लास्ट में फाइंड आउट जो हो रही है, इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, जो विलेय पदार्थ हुआ उसका क्या निकालते हैं, अणुभार निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना। तो ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। ठीक है ना, कि किसी भी विलयन के क्वथनांक में अगर यदि उन्नयन हो रहा है, ठीक है ना, तो उस विलयन के अंतर्गत कौन कौन से घटक हैं, किसी भी एक घटक के लिए हम जब उसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, ठीक है ना, अणुभार निकालते हैं, तो उसके लिए हम ये समीकरण का यूज़ करते हैं। ठीक है ना। फिर कह रहा है यहाँ पे विलयन के क्वथनांक में उन्नयन तथा अन्य मान ज्ञात होने पर, ठीक है ना, कह रहा है जो क्वथनांक में उन्नयन कौन सा है, डेल्टा TB। ठीक, यही तो है विलयन के क्वथनांक में उन्नयन। फिर कह रहा है अन्य मान ज्ञात होने पर कौन कौन से, KB, W1, W2, ये सभी मान ज्ञात होने पर विलेय पदार्थ के अणुभार का निर्धारण किया जा सकता है। तब हम M को डिफाइन कर सकते हैं कि M1 इक्वल टू कितना मान होगा। ठीक है ना। फिर कह रहा है यह समीकरण विद्युत अनापघट्य विलयनों के लिए ही वैध है। मतलब क्या है कि ये समीकरण जो है क्वथनांक में उन्नयन वाली, जिसका मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं किसी एक घटक का, वो समीकरण केवल इन्हीं पदार्थों के लिए, इन्हीं विलयनों के लिए ही मान्य है, बाकी किसी भी पदार्थ या विलयन के लिए मान्य नहीं होगी। ठीक है ना। यदि विलेय पदार्थ विलायक के साथ या विलयन में आयनों में वियोजित हो जाता है, ठीक है ना, कह रहा है जो विलेय पदार्थ है, मान लीजिए ये हमारे पास में कोई, एक मिनट, मान लीजिए कि हमारे पास में यहाँ पे कोई एक बीकर है, उसके अंतर्गत हमने यहाँ पे विलायक लिया है, ठीक है ना, और हमने इसमें कोई पदार्थ इसके अंदर क्या करा, डिजॉल्व किया, घुला इसके अंतर्गत। यदि इसके अंतर्गत वो घुलता है और आयनों में वियोजित हो जाता है, ठीक है ना, तब उस विलेय पदार्थ के अणुभार का निर्धारण इस समीकरण के द्वारा नहीं किया जा सकता। मतलब क्या हुआ, तब इसके अंतर्गत जो विलेय पदार्थ घुला है उसके लिए हम इस समीकरण का जो प्रयोग है वो नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब M की वैल्यू को हम डिफाइंड नहीं कर सकते। ठीक ना, क्यों, क्योंकि वो आयनों की फॉर्म में वियोजित हो गया है। ठीक है ना, इस कारण से हम उसका जो है मॉलिक्यूलर मास डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है ना। अब देखिए जैसे क्वेश्चन लिया है हमने, क्वेश्चन भी आते हैं इसके पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट करके। ठीक है ना, तो हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पे, दोनों क्वेश्चन हम अच्छे से समझेंगे। ठीक, और बहुत ही अच्छे से समझना है ताकि हमारे लिए आगे जाके दिक्कत ना हो। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है शुद्ध बेंजीन, शुद्ध हमने क्या लिया था उस समय, ब्लैक, यहाँ पे क्या है, शुद्ध बेंजीन। मतलब क्या है, ये ब्लैक हमारे पास में कि शुद्ध बेंजीन 80 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। मतलब एक शुद्ध विलायक 80 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है। मतलब क्या हुआ, TB है हमारे पास में कितना, 80 डिग्री। यहीं से हम समझते हुए चलते हैं। ठीक है ना। फिर कह रहा है 83.4 ग्राम बेंजीन में घुलित एक विलेय पदार्थ की 1 ग्राम युक्त विलयन का क्वथनांक कितना है, 80.175 पाया गया है। ठीक ना, मतलब कह रहा है कि इतने ग्राम में घुले हुए, ठीक ना, एक विलेय पदार्थ का इतनी मात्रा के साथ में क्वथनांक कितना पाया गया, जो कि कितना है, TS। यहाँ हमारे पास में क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बेंजीन था, अब बेंजीन में क्या गया, घुला हुआ है क्या, विलेय पदार्थ, तो हमारे लिए TS कितना आ गया यहाँ पे, 80.175। ठीक है ना, ये हमारे लिए क्या प्राप्त हो रहा है, सॉल्यूशन का क्वथनांक, मतलब ठीक है ना, लास्ट वाला। फिर देखिए आगे, फिर कह रहा है यहाँ से कि यदि बेंजीन की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मतलब क्या, वो डेल्टा H। ठीक है ना, अगर प्रति ग्राम गुप्त ऊष्मा बोलता तो क्या होता, डेल्टा L। ठीक है ना, तो H है तो इसके साथ सफिक्स में V, L है तो उसके साथ में यहाँ पे V। ठीक है ना, ये क्या है, गुप्त ऊष्मा है, और प्रति ग्राम या प्रति मोल होता तो LV आता। ठीक है ना, तो हमें क्या लेना है, डेल्टा H लेना है। ठीक, तो डेल्टा H की वैल्यू कितनी बताई इसने, 94, एक मिनट, 94 कैलोरी। ठीक है ना। अब यहाँ से आगे देखिए, कह रहा है यहाँ पे प्रति ग्राम हो तो, ठीक है ना, विलेय के अणुभार की गणना कीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे कह रहा है प्रति ग्राम हो तो विलेय के अणुभार की गणना कीजिए। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए हमें प्रति ग्राम ऊष्मा दी हुई है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, L आ जाएगा, यहाँ पे LV। ठीक है ना, LV हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से आगे देखिए, फिर कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है चूंकि दिया है विलेय का द्रव्यमान W1 बराबर 1 ग्राम, विलेय पदार्थ कितना दिया था यहाँ पे ये। ठीक, ब्लैक बेंजीन का द्रव्यमान जो कि क्या है, W2 है, ब्लैक का द्रव्यमान लेंगे हम। ठीक है ना, तो कितना है, 83.4 ग्राम। ठीक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, ठीक है ना, कितना है उसका टेम्परेचर, 80 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या हुआ, TB। ठीक है ना, शुद्ध विलायक का तो कितना, 80 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए डिग्री सेल्सियस है, कितना, 80 डिग्री सेल्सियस है ये। ठीक है ना, हम इसकी जब माप निकालते हैं या इकाई को डिफाइन करते हैं लास्ट में, तो उसको हम केल्विन के साथ में मापते हैं। तो हमको डिग्री सेल्सियस को किस में बदलना है, केल्विन के अंतर्गत बदलना है।
ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए 273 को जब जैसे ही ऐड करेंगे हम 80 के साथ में, तो हमारा ये केल्विन में मान प्राप्त हो जा रहा है, जिसको हमने बोल दिया शुद्ध विलायक का तापमान कितना है, टीबी है यहाँ पे। ठीक, फिर कह रहा है विलयन का क्वथनांक टीएस, ठीक है ना। अब कितना है विलयन का क्वथनांक, कितना बताया था, 80.175, ठीक है ना। 80.175 ये क्या है, सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में। इसको भी हम किस में बदलेंगे, केल्विन के अंतर्गत। तो हम क्या करेंगे, 80.175 के साथ में 273 ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो जैसे इसको ऐड किया हमने, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, 353.175, और यहाँ पे कितनी प्राप्त हुई है, 353 केल्विन, ठीक है ना। इतनी वैल्यू हमारे लिए प्राप्त हुई। अब कह रहा है यहाँ पे विलायक बेंजीन की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है ना, प्रति ग्राम गुप्त ऊष्मा, यहाँ पे क्या है, कैलोरी प्रति ग्राम है, ठीक है ना। यहाँ पे प्रति ग्राम मतलब एलबी आ गया, ठीक। तो यहाँ पे देखिए एलबी की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे हमें मिल रही है 94, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू है किसकी है, एलबी की है, ठीक है ना, प्रति ग्राम है, ठीक ना। यदि यहाँ पे प्रति ग्राम नहीं होता, ये जो प्रति ग्राम नहीं होता, ठीक है ना, मतलब प्रति है तो मतलब एल के लिए दर्शा रहा है वो, अगर प्रति नहीं है तो वो एच के लिए दर्शा रहा है, ठीक है ना। बात आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे लिए क्या रखा है, प्रति ग्राम बता रखा है। तो एल बी इक्वल टू कितना, 94 कैलोरी है, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा बेंजीन की वाष्पन की प्रति ग्राम गुप्त ऊष्मा, ठीक है ना। यहाँ पे वाष्पन की प्रति ग्राम, ठीक है ना, गुप्त ऊष्मा, ठीक। तो एल बी इक्वल टू कितना, 94 CAL, ठीक है ना, कैलोरी, ठीक। फिर आगे देखिए कह रहा है कि अतः विलेय पदार्थ का अणुभार, क्योंकि हमें अणुभार डिफाइन करने के लिए बोला है कि तो विलेय पदार्थ का अणुभार की गणना कीजिए, ठीक है। विलेय पदार्थ का हमें फॉर्मूला क्या मतलब पता है, कि हमने ऊपर पढ़ा था, क्या होता है, M1 इक्वल टू KB.1000.W1 डिवाइडेड बाय ओवरऑल का कितना होता है, डेल्टा TB.W2, ठीक है ना। अब देखिए हमारे लिए क्या क्या प्राप्त है, यहाँ पे क्वथनांक में उन्नयन हमने निकालना है यहाँ पे, तो हमने क्वथनांक में उन्नयन यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। कितना है, 353.175 माइनस 353, ठीक है, मतलब TS माइनस TB, ठीक है। तो डेल्टा TB की वैल्यू हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी, तो कितना है 0.175, ठीक है ना। ये हमारे लिए क्या, क्वथनांक में उन्नयन कि विलायक और विलयन के अंतर्गत जो हमने देखा कितना क्वथनांक में उन्नयन हुआ, तो कितना उन्नयन हुआ है यहाँ पे, इतनी वैल्यू का, ठीक है ना। फिर कह रहा था मोलर उन्नयन स्थिरांक KB, ठीक है ना। यहाँ से हमने TB फाइंड कर लिया, अब KB की वैल्यू डिफाइंड करनी है हमें, क्यों, क्योंकि हमारे पास KB भी तो नहीं है यहाँ पे। KB क्या, मोलर उन्नयन स्थिरांक, यहाँ पे मोलर उन्नयन स्थिरांक के लिए कोई भी मान नहीं दिया है, ठीक है। तो हमें मोलर उन्नयन स्थिरांक के लिए भी वैल्यू डिफाइन करनी है, ठीक। तो यहाँ से देखिए क्या होती है उसकी समीकरण, कि KB इक्वल टू R डॉट डेल्टा TB, ठीक है ना, डेल्टा TB का स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 LV, ठीक है ना। तो यहाँ से ये वैल्यू को जैसे हम रखेंगे, R की वैल्यू मैंने आपके लिए बताया था 1.987 ये वैल्यू होती है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए क्या है, डेल्टा TB, जो डेल्टा TB सॉरी नहीं, डेल्टा TB नहीं, केवल यहाँ पे ब्लैक का जो होता है मान वही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, ब्लैक का 353 का क्या रहेगा, यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो TB होता है, ठीक है ना, ब्लैक का होता है जो टेम्परेचर होता है, ठीक है ना, वो ब्लैक का क्वथनांक, या हम बोल सकते हैं तापमान शुद्ध विलायक में, ठीक है ना, शुद्ध विलायक का तापमान होता है, यहाँ पे लिया होगा, ठीक है ना। तो आप इस बात को नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पे जो TB रखा जाता है वो किसका रखा जाता है, ब्लैक का तापमान रखा जाता है, कितना लिया जा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कितना इसको केल्विन में लिया हमने, 353, ठीक है ना। फिर आगे देखिए कह रहा है कि जैसे हमने इसके अंदर मान रखा, ठीक, यहाँ पे मान रखे 1.987 इंटू 353 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 94, ठीक है। जैसे इसको हमने आगे सॉल्व किया तो हमारे लिए कितनी वैल्यू प्राप्त हुई है, 2.63 किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू होती है नीचे की, ये मोल में मापी जाती है, ठीक है ना, और ऊपर की जो वैल्यू है उसमें चली जा रही है, वो किलोग्राम में चली जा रही है। इसमें केजी क्या है हमारे पास में, सॉरी केजी भी क्या जाएगा, इसके साथ में जाएगा, इसलिए इनवर्स में जाएगी, ठीक है। ये किलोग्राम में है, ठीक है ना। चलिए फिर आगे देखिए, तो केबी की जो वैल्यू हमें डिफाइंड हो रही है लास्ट में, कितनी वैल्यू प्राप्त हो रही है, इतना 2.63, समीकरण 1 बोल दिया हमने इसको, ठीक है ना। अब कह रहा है यहाँ पे जो समीकरण 1 है, कौन सी, ये वाली, ठीक है ना। हमारे केबी की वैल्यू डिफाइंड हो गई, यहाँ पे केबी की कितनी क्या वैल्यू है, ये वाली है, ठीक। अब देखिए M1 हमने जो डिफाइंड किया है, जो एम्बियन हमारे पास में अणुभार दिखाता है विलेय पदार्थ का, उसमें 1000 भी है, W1 भी है, KB हमने डिफाइंड कर लिया, W2 भी हमारे पास में है कि बिलियन कितना है उसमें, ठीक है ना। और डेल्टा TB की वैल्यू भी हमारे पहले प्राप्त है, कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है ना। इन सभी के जैसे हम मान इसके अंतर्गत रखेंगे तो 1000 W1 का वन, W1 क्या है, विलेय का द्रव्यमान कितना है, W1 सॉरी 1, ठीक है ना। और KB की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, 2.63, ठीक। W2 कितना हमारे पास में 83.4, और डेल्टा TB की वैल्यू पे कितनी है, 0.987,
0.175, ठीक है। तो आप इतनी वैल्यू लिखिएगा, यहाँ पे 175 आप 0 पॉइंट लिखिएगा, ठीक है ना, 0.175। जैसे इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 2630 डिवाइडेड बाय में, इसकी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आएगा, ठीक है, तो हमें ओवरऑल वैल्यू क्या प्राप्त हो जाती है, ये प्राप्त हो जाती है 180.2 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। तो इतना क्या है, ये विलेय पदार्थ का जो द्रव्यमान है या अणुभार है उतना लिया गया है, ठीक है ना, इस विलेयन के अंतर्गत, ठीक। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, एमएल की वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है ना। आप देखिए मैंने आपके लिए बताया कि केवल हमें सूत्र से और उसमें समझना होता है कि क्या क्या हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। हमें क्या क्या, हमने अधिकांश कोशिश करी है इसमें समझने की कि हमें कोई भी चीज़ है नहीं आ रही तो हम डिफाइन कैसे करें, ठीक है ना। डेल्टा टी भी हम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, ये भी आ गया हमारे लिए, ठीक। एल भी हम कैसे पता करते हैं, एल भी क्या होता है, प्रति ग्राम जहाँ पे आता है या प्रति मोल जहाँ पे आता है, जहाँ पे प्रति लग जाए वहाँ पे क्या होता है, एल भी आता है, और जहाँ पे प्रति नहीं लगे वहाँ पे क्या आता है, डेल्टा एच वी, ठीक है ना। और फिर कह रहा है यहाँ पे कि जो मूलर उन्नयन स्थिरांक, उस स्थिरांक में हम क्या दिखाते हैं कि के बी की वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए के बी भी दिया होता है, ठीक। तो हमें इसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या मान निकालने होते हैं, ठीक। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि 3.795 ग्राम सल्फर का 100 ग्राम कार्बन डाई सल्फाइड, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, कोई पदार्थ है, इसमें कह रहा है यदि इसका क्वथनांक कितना 46.30 है में बना विलयन 46.66 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। मतलब क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक विलायक है, ठीक ना, और ये विलयन है, इतने पर उबलता है। यदि कार्बन डाई सल्फाइड की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान इतने 6400 Cl प्रति ग्राम मोल हो तो विलयन में सल्फर अणु का सूत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब क्या, सल्फर अणु का, सल्फर अणु बोले या फिर विलय का बोले, ठीक है। तो हमें क्या करना है, M1 डिफाइन करना है, M1 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए कैसे डिफाइन करेंगे हम, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है, यहाँ पे चूंकि दिया है, क्या दिया है, विलय सल्फर की मात्रा ग्राम में, या फिर बोल सकते हैं भार, या फिर बोल सकते हैं द्रव्यमान, ठीक है। तो W1 कितना दिया है, 3.795 ग्राम, ठीक। फिर कह रहा है विलायक कार्बन डाई सल्फाइड का द्रव्यमान W2 कितना है, 100 ग्राम में, यहाँ पे ब्लैक लिया गया 100 ग्राम मात्रा है, ठीक है ना। उसका ब्लैक का कितना टेम्परेचर दिया है, TB 46.30 डिग्री सेल्सियस, मतलब 46.30 डिग्री सेल्सियस, इतना मान दिया है, ठीक है ना। फिर कह रहा है यदि इस ब्लैक के अंतर्गत कोई विलय पदार्थ मिलता है, ये वाला इसके अंदर मिल जाता है, तो उसका टेम्परेचर कितना हो जाता है, 46.66 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक ना। अब देखिए मैंने आपके लिए बताया कि हमारे पास जहाँ पे भी सेल्सियस हो उसको हम डायरेक्ट सबसे पहले केल्विन के अंतर्गत बदलेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसको जैसे हम केल्विन के अंतर्गत बदलेंगे, इसमें कितना करेंगे, 273 ऐड करेंगे, इसमें भी कितना करेंगे, 273 ऐड करेंगे, ठीक है ना। देन हमारा क्या हो जाएगा, केल्विन के अंतर को मान बदल जाएगा, ठीक। अब देखिए आगे कह रहा है यहाँ पे कि विलयन का क्वथनांक तापमान, ठीक है ना, क्वथनांक तापमान हम बोल सकते हैं TB कितना है, तो कितना है शुद्ध विलायक का 46.30 डिग्री सेल्सियस। विलयन का क्वथनांक तापमान कितना है, TS कितना है, 46.66 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब कह रहा है विलयन के क्वथनांक में उन्नयन भी तो हमें डिफाइन करना है, उन्नयन कैसे डिफाइन करेंगे, डेल्टा TB इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैक्सिमम तापमान कितना है, किसका है, TS का, मिनिमम किसका है, TB का, दोनों को हम नेगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये मान हमें प्राप्त हो जाएगा। अब कितना मान प्राप्त हो रहा है, ये देखिए 46.66 माइनस 46.30, जैसे हमने इसको किया मैं नेगलेक्ट, तो हमारे पास कितनी वैल्यू प्राप्त हुई, 0.36 डिग्री सेल्सियस। तो इसके साथ में जैसे हम 273 ऐड करेंगे, ठीक है ना, इस वैल्यू के साथ में जैसे हम 273 ऐड करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू प्राप्त हो रही है यहाँ पे 309 डिग्री केल्विन, ठीक है ना, ये वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है 309, ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारे डेल्टा TB की वैल्यू प्राप्त है, मतलब क्वथनांक में जो उन्नयन हुआ है वो कितना हुआ है, इतने केल्विन का हुआ है, ठीक। फिर कह रहा है चूंकि विलय पदार्थ का अणुभार, अब हमें क्या है, केवल अणुभार तो ही रह गया निकालने के लिए, हमारे पास क्या है, डेल्टा TB भी आ गया, W1 है, W2 है, ठीक है ना, डेल्टा TB भी है, केवल क्या रह गया, KB रह गया, ठीक है ना, KB रह जा रहा, और कुछ रह जा रहा, नहीं रह जा रहा, ठीक है। लेकिन हमारे लिए क्या दिया हुआ है, प्रति ग्राम वाष्पन की ऊष्मा भी दी हुई है ये, तो यहाँ से हमारे लिए क्या निकालना पड़ेगा, KB की वैल्यू डिफाइन करनी होगी, ठीक। तो देखिए आगे फिर कह रहा है यहाँ पे विलय के मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है, जो विलयन है उसका मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है, KB इक्वल टू M2.R TB का स्क्वायर अपॉन HB, ठीक है ना। तो M2 क्या है यहाँ पे, ब्लैक का क्या दिया था उसने यहाँ पे अणुभार, ठीक है ना, किसका
कार्बन डाई सल्फाइड का, ये इसका, ठीक है। तो विलायक क्या है, कार्बन डाई सल्फाइड। इसका अणुभार हम कैसे डिफाइन करेंगे, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो M2 जैसे हम डिफाइन करेंगे तो देखिए कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 12, ठीक है ना। सल्फर का मॉलिक्यूलर मास हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 32 एक का होता है और 2 हुए तो कितना हुआ 64, 64, ठीक है ना। 64 में जैसे हम 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 76, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्या निकल आएगा, मॉलिक्यूलर मास निकल आएगा, ठीक है ना, विलायक का। तो हमारे लिए ओवरऑल वैल्यू कितनी प्राप्त हो रही है M2 की 76, ठीक है। तो M2 की जगह पर हमने क्या रखा 76, ठीक है। आर की वैल्यू हमें पता है कितनी थी 1.987, ठीक, ये रख दिया हमने, ठीक है ना। अब ये देखिए टीबी का स्क्वायर मैंने क्या बताया था आपके लिए कि जो हमारे पास विलायक है, शुद्ध विलायक का तापमान, ठीक ना, उसको हम कैसे लेंगे, केल्विन के अंतर्गत लेंगे, ठीक है। तो शुद्ध विलायक का तापमान हमारे लिए क्या प्राप्त होगा, यहाँ से देखिए कह रहा था यहाँ पे 46.30, ठीक है ना, ये मान था। इसके साथ हम क्या हम ऐड करेंगे 273, तो ये हमारा पहुंच जाएगा किसमें, केल्विन के अंतर्गत, ठीक है। जैसे कि हम इसको साथ में ऐड करेंगे तो हमारे लिए ये वैल्यू प्राप्त हो रही है, ठीक है ना, 319.3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। डिवाइडेड बाय में हमारे पास में क्या चला है, देखिए प्रति ग्राम वाष्पन की ऊष्मा जो दिया। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैक की गुप्त ऊष्मा प्रति मोल, ठीक है ना, कितनी है, डेल्टा HB 6400 CAL कैलोरी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे है प्रति मोल, ठीक, और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, प्रति ग्राम, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान रखिए कि जहाँ पे प्रति ग्राम आएगा, प्रति ग्राम, वहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा LV, ठीक है ना। और जहाँ पर भी प्रति मोल होगा, ठीक है ना, जहाँ पर भी क्या होगा प्रति मोल, यहाँ देखिए प्रति मोल, जहाँ पे भी प्रति मोल हो वहाँ पे क्या होगा डेल्टा HV। आप ये बात ध्यान रखिएगा कि हमें डेल्टा HV कहाँ लगाना है और डेल्टा LV कहाँ लगाना है। डेल्टा LV कहाँ लगाना है, प्रति ग्राम में, और ये प्रति मोल में, ठीक है ना। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, ताकि हम उसको कहाँ किस जगह से सेट करके हमें आगे का जो सवाल है वो हल करना है, ठीक है ना। तो देखिए केबी की वैल्यू हमारे यहाँ से ये प्राप्त हो जाती है, ठीक। अब समीकरण एक कौन सी थी हमारी, ये वाली, हमें सारे मान प्राप्त हो गए, ठीक है ना। हमें जितने मान थे हमने सारे डिफाइंड करें। जैसे हम इसके अंतर्गत वैल्यू रखेंगे 1000, W1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3.795 इंटू केबी की वैल्यू क्या प्राप्त हुई हमारे लिए ये, ठीक है ना 2.1441, ठीक है ना, डिवाइड बाय कितना है यहाँ पे 1000, ठीक, 1000 नहीं 1000 नहीं, यहाँ पे क्या है W2 हमारे पास क्या है, यहाँ पे W2 विलायक का क्या था द्रव्यमान, कहाँ पे ये वाला, ठीक है ना, ये W2, ठीक। फिर क्या रहा है यहाँ पे, क्या रहेगा यहाँ से डेल्टा TB, तो डेल्टा TB की वैल्यू हमारे पास क्या प्राप्त हुई थी यहाँ पे 309 डिग्री केल्विन, ठीक है ना, ये, ठीक। जैसे इसको आगे हम हल करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू प्राप्त होती है, देन ये वाली, और लास्ट में जो वैल्यू हमारे लिए प्राप्त होती है कितना 254.05, ठीक है ना, ये वैल्यू प्राप्त होती है, ठीक। और आगे हम जिसको हल करते हैं तो हमारे लिए यहाँ पे रह जाता है 32, ठीक है ना 32, और यहाँ पे वैल्यू ऊपर की ओर, मतलब क्या है हम जैसे इसको हल करते हैं, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू को, तो ये मान प्राप्त होता है, और साथ में हमारे पास में ये नीचे की ओर आ जाता है, मतलब यहाँ पे पट्टे में आप लिख लीजिए 32, ठीक है ना। फिर आगे कह रहा है यहाँ से जैसे हम इसको और आगे हल करते हैं इतनी वैल्यू को, ठीक है ना, ये इसके बट्टे में होगा यहाँ पे, ठीक है ना, हर साइड में 32, ठीक है ना। फिर जैसे हम इसको हल करते हैं तो हमें वैल्यू प्राप्त होती है 7.94, ठीक है ना, कुछ होती है किसके 8 के बराबर, ठीक है ना, कितना से कम है इसमें 0.06 वैल्यू कम है, मतलब बहुत ही ना के बराबर वैल्यू कम है 8 के समथिंग, 8 वैल्यू के समथिंग, ठीक है ना। तो हम इस कारण से बोल सकते हैं जो है वैल्यू हमारे पास में M1 है वो किसके समथिंग है 8 वैल्यू के, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि अतः संयोजित सल्फर परमाणुओं की संख्या बिलियन में अणु कितने होंगे S8 होंगे, ठीक है ना, जो S8 अणु क्या होंगे उस बिलियन के अंतर्गत उपस्थित होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा 32, ठीक है ना, 254.05 डिवाइडेड बाय 32, ठीक है ना, ये वैल्यू यहाँ पे होगी, यहाँ पे मिस हो गया था लिखने से, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस प्रकार से लिख लीजिएगा और ये हमारे लिए वैल्यू प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे जो आगे के जो सवाल होते हैं वो हल होते हैं, ठीक है ना। अगर आपके लिए अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके आगे पर हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर हमारा 13 चलेगा, जिसमें हम देखेंगे हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। इसके लिए नियम बताइए तथा मोलल अवनमन स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।